हेलो गाइस, मेरा नाम है सत्यजीत सरकार और आप सभी का हमारे चैनल एसएस एकेडमी में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के मैथ्स 1 का लेसन नंबर 1 जो कि हमारा सेट्स है, जिसका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.4 देखने वाले हैं जो कि हमारा बेस्ड है ऑपरेशंस ऑफ सेट्स के ऊपर। तो चलिए गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। तो गाइस, अगर आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो चलिए गाइस, बिना देरी के हमारा ऑपरेशंस ऑफ सेट्स देखते हैं। यहाँ पे क्या बोले हम लोगों को, सबसे पहला ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट का मतलब क्या होता है, तो क्या बोले सपोज ए एंड बी आर टू सेट्स, देन सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। इसका मतलब क्या हुआ, इमेजिन कीजिए हमारे पास दो सेट्स है। अब उन दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स है, मतलब दोनों सेट के अंदर जो जो एलिमेंट हमारे पास सेम है, मतलब दोनों सेट में अवेलेबल है, तो उन जो एलिमेंट्स रहते हैं उसके सेट को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट बोलते हैं। इट इज डिनोटेड एज ए इंटरसेक्शन बी एंड रीड एज ए इंटरसेक्शन बी। इसको डिनोट किस तरह से करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ये जो सिंबल है इसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। इसमें कैसे हम जैसे यू लिखते हैं तो उसका उल्टा टाइप में दे देते, वो मेरा क्या बन जाता है, इंटरसेक्शन का साइन। तो ये होता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी और इसको रीड कैसे करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से। अब इसका देखिए एग्जाम्पल देंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर हमने इसी चीज़ को, अगर मैंने बोला कि चलिए इस चीज़ को हमने सेट बिल्डर मेथड में लिख के बताइए, मतलब रूल मेथड में, तो किस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू ए। एक्स मेरा ए में भी होना चाहिए एंड एक्स मेरा बी में भी होना चाहिए। यहाँ पे बोले एक्स मेरा ए और बी दोनों में होना चाहिए, एंड है, एंड का मतलब और हो जाता है, मतलब ए और बी दोनों में जो एलिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देंगे तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास दो सेट लिखे, सेट ए इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10। उसी तरह से सेट बी लिखे 4 8 12 और 16। अब वैसे मेरे पास दो सेट्स हैं। अब इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या रहता है, इन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। अब देखिए दोनों सेट में कॉमन क्या दिख रहा, हमको 4 कॉमन दिख रहा है, और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 8 कॉमन दिख रहा है, और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, और कुछ भी नहीं। तो हमारे पास जो जो कॉमन एलिमेंट है दोनों सेट के अंदर वो मेरा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन से। तो फिर हम लोग लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, हमारे पास कॉमन एलिमेंट क्या मिला था, 4 और 8, तो मेरा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 4 और 8। तो इस तरह से देखिए हम इंटरसेक्शन लिखते हैं। अगर मैंने इसी चीज को वेन डायग्राम में शो करने बोला तो वेन डायग्राम में किस तरह से शो करते हैं, हमको पता है सेट्स किस तरह से लिखते हैं। वेन डायग्राम में एक क्लोज फिगर रहता है और उसके अंदर हमारे एलिमेंट पुट कर देते हैं। अब इसी चीज को हम इंटरसेक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो सोचिए मेरा ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, 2 4 6 8 10, हमने लिखे 2 4 6 8 एंड 10। और उसी तरह से बी सेट के अंदर एलिमेंट है 4 8 12 और 16, हमने लिख दिए 4 8 12 एंड 16। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या था, 4 और 8, मतलब ये जो कॉमन एलिमेंट है वो सेट ए के पास भी है और सेट बी के पास भी है। तो हमने देखे कि सेट ए के पास भी है 4 और 8 और सेट बी के पास भी है 4 और 8, मतलब इन दोनों सेट जहाँ से मर्ज हुए तो मर्ज होने के बाद उनका कॉमन एलिमेंट 4 और 8 आया। तो ये जो मेरा पोर्शन होता है, इस पोर्शन को मैं क्या कहता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। तो इस तरह से बनता है हमारा वेन डायग्राम और इस चीज को हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज बनता है ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर से। अब कैसे प्रॉपर्टीज बनते हैं, तो देखिए क्या बोले, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन है। अब हम लोगों ने देखे इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, दो सेट्स के अंदर के कॉमन एलिमेंट। अब चाहे आप ए इंटरसेक्शन बी लिखिए या बी इंटरसेक्शन ए लिखिए, उनका कॉमन एलिमेंट चेंज होने वाला है क्या, नहीं होने वाला। इसका मतलब मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखूँ या बी इंटरसेक्शन ए लिखूँ, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है, मतलब दोनों के दोनों क्या रहते हैं, मेरे इक्वल रहते हैं। अब उसके बाद देखिए अगला प्रॉपर्टी है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए हम एग्जांपल से देखेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। क्या बोले, अगर सोचिए मेरे पास दो सबसे सेट्स है कुछ इस तरह से, पहला सेट है मेरा 1 एंड 2 और दूसरा सेट है मेरा 1 2 एंड 3। अब देखिए मैंने दो सेट्स लिखा। अब यहाँ पे देखिए मेरे को क्या दिख रहा है, ए सबसेट ऑफ बी दिख रहा है, मतलब ए के पूरे एलिमेंट बी के अंदर है।
तो हम लोग लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ क्या है मेरे यहाँ पे बी है। अब आप लोगों को सबसेट का कंसेप्ट पता नहीं होगा तो फिर देखिए मैंने इसकी प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया है, अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहाँ से समझ जाएगा सबसेट मतलब क्या होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, हम लोग को इंटरसेक्शन में देख रहे थे, यहाँ पे क्या बोले ए मेरा बी का सबसेट दिख रहा है ना, क्योंकि ए के पूरे एलिमेंट्स क्या है बी के अंदर मौजूद है। तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो इनका अगर मैंने इंटरसेक्शन निकाला तो देखिए क्या निकलता है। तो इंटरसेक्शन निकालने के बाद देखिए इनमें कॉमन एलिमेंट क्या है 1 और 2 है कॉमन एलिमेंट, तो मेरा क्या निकला 1 और 2। अब देखिए मेरे ए इंटरसेक्शन बी हुबहू ए जैसा दिख रहा है ना, तो ये चीज़ कब होता है जब मेरा ए मेरा बी का सबसेट होता है, तब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो मेरा वही छोटा वाला सेट निकलने वाला है, हुबहू वही छोटा वाला सेट निकलेगा। तो यहाँ पे वही लिखे इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू क्या होता है मेरा ए होता है। क्लियर है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रॉपर्टी क्या बोले, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी देन बी इज सबसेट ऑफ ए। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे बोले अगर मेरा ए इंटरसेक्शन बी निकालने के बाद मेरा बी सेट बनता है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी की तरह है। फिर से लिख लेते हैं, देखिए अगर सोचिए मेरा ए इंटरसेक्शन बी निकालने के बाद मेरा पूरा का पूरा वही सेम एलिमेंट निकल रहा है, मतलब बी का एलिमेंट, तो फिर मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ बी मेरा क्या है ए का सबसेट है। सेम टू सेम इसी के जैसा है, कोई फर्क नहीं है। मतलब इमेजिन कीजिए मेरे पास दो सेट है, हमने लिखे 4 और 5 और दूसरा 4, 5 और 6 ले लेते हैं, और दूसरा मेरा लिखे है मैंने बी सेट जिसमें मेरा अकेला एलिमेंट है 5। ठीक है, एक और ले लेते हैं 6 भी ले लेते हैं। तो देखिए मैंने दो सेट लिख दिया है। अब दो सेट में क्या दिख रहा है मेरा, यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है मेरे बी जो है वो ए का सबसेट है। मतलब यहाँ पे मेरा क्या दिख रहा है, बी इज सबसेट ऑफ ए दिख रहा है ना, क्योंकि बी के पूरे एलिमेंट ए में मौजूद है। अब अगर मैंने इनका सबसेट निकाला तो फिर वो इंटरसेक्शन निकाला तो क्या निकलेगा, तो इनका इंटरसेक्शन देखिए पूरा का पूरा मेरा, जब मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा तब मेरा क्या निकलेगा, पूरा का पूरा बी सेट ही निकलेगा ना। ए इंटरसेक्शन बी में क्या दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट 5 और 6, देखिए हुबहू वही एलिमेंट निकला। मतलब यही चीज़ जो सेकंड प्रॉपर्टी था सेम टू सेम वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे क्या था, हमने बोले थे अगर सबसेट होता है तो फिर उनका इंटरसेक्शन वही एलिमेंट निकलता, और यहाँ पे हमने देखे अगर इंटरसेक्शन होकर वही एलिमेंट निकला तो फिर ये सेट मेरा क्या होता है, सबसेट होता है। क्लियर है। मतलब हमको पता है सबसेट में क्या रहता है, ये ए जो है वो मेरा बी का सबसेट होता है, तो फिर ए जो है वो मेरा, इनका इंटरसेक्शन मेरा यही सेट बनने वाला है। अब उसी का उल्टा अगर सोचिए इंटरसेक्शन करने के बाद वही एलिमेंट निकलता है, ठीक है, जैसे इनके इंटरसेक्शन करने के बाद मेरा कौन सा एलिमेंट निकला, बी ही निकला, तो फिर मैं डायरेक्टली बोलूंगा जो ये बी है वो मेरा क्या है, ए का सबसेट है। मतलब बी जो है वो मेरा ए का सबसेट है। सेम वही चीज़ है, बस कन्वर्स में गया है, वो एक बार सीधा गया और एक बार उल्टा गया। अब उसके बाद देखिए अगला प्रॉपर्टी क्या बोले, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू ए। अगर मैं किसी सेट का उसी के साथ इंटरसेक्शन किया तो वही एलिमेंट निकलेंगे। मतलब इमेजिन कीजिए मैंने ए सेट लिखा, अब मैंने बोला चलिए हमको निकालिए ए इंटरसेक्शन ए, मतलब मैंने बोला ए इंटरसेक्शन ए का वैल्यू। अब ए इंटरसेक्शन ए मतलब सेट ए और सेट ए दोनों सेट ए है, दोनों में कॉमन क्या है, अब सेट ए को उसी के साथ कंपेयर करेंगे तो पूरे के पूरे एलिमेंट सेम ही निकलेंगे ना। मतलब मेरा वही एलिमेंट निकलने वाला है, पूरा का पूरा क्या निकलने वाला है, 4, 5 और 6। इसका मतलब मैं किसी सेट का खुद के साथ इंटरसेक्शन किया तो वही एलिमेंट्स मेरे निकलते हैं। तो हमने लिखे इफ ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू ए निकलता है। क्लियर है। अब उसके बाद अगला सेट मेरा क्या बोला, अगला प्रॉपर्टी, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इज सबसेट ऑफ ए देन ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो सेम टू सेम अगर देखिए मैंने बोला कि दो सेट्स है मेरे, ठीक है, मैंने लिया दो सेट्स मेरे कुछ इस तरह से, जहाँ पे हमने लिखे सेट ए के एलिमेंट है कुछ 1, 2 और 3, ठीक है, और मैंने लिखा बी का एलिमेंट लिखा 2, 3 और 4। अब देखिए मैंने अगर इनके इंटरसेक्शन निकाला तो क्या निकलता है, मैंने ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो क्या निकलने वाला है, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 2 और 3 है ना कॉमन एलिमेंट्स। तो इसका मतलब अगर मेरा ए इंटरसेक्शन बी जो है तो वो ए इंटरसेक्शन बी मेरा ए का भी सबसेट और बी का भी सबसेट निकला ना। देखिए मेरा ए इंटरसेक्शन बी के पूरे एलिमेंट्स ए के अंदर दिख रहे हैं, 2, 3 पूरे के पूरे ए के अंदर है। ए इंटरसेक्शन बी के पूरे बी के अंदर भी दिख रहे हैं, 2, 3 है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए, और उसी तरह से मैं ये भी लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि इनके पूरे के पूरे एलिमेंट जो है वो ए के अंदर मौजूद है, पूरे के पूरे एलिमेंट बी के अंदर भी
मौजूद है ना। तो फिर हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए एंड ऑल्सो ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ बी। तो वही हमने यहाँ पे लिखे कि वो दोनों के जो इंटरसेक्शन होता है वो दोनों के क्या रहते हैं, सबसेट होते हैं। यहाँ पे देखिए हमने जो एग्जांपल दिए थे उसमें भी ये कंसेप्ट हो रहा था। ए इंटरसेक्शन बी में कितना निकला 4 और 8, ये दोनों का दोनों एलिमेंट देखिए सेट ए के अंदर भी दिख रहा है बी के अंदर भी दिख रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो मेरा ए का सबसेट है और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो मेरे बी का भी सबसेट है ना। अब इसके बाद देखिए अगला कंसेप्ट क्या बोले, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू ए डैश इज इक्वल्स टू 5। अब ए डैश मतलब क्या होता है आप लोग को याद ही होगा। ए डैश मतलब क्या होता है, तो इमेजिन कीजिए मेरे पास कोई यूनिवर्सल सेट है। अगर सोचिए मैंने वेन डायग्राम में इस चीज़ को शो किया तो फिर ज़्यादा जल्दी क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। अगर सोचिए ये मेरा एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर एलिमेंट इसके अंदर एक सेट है जो कि मेरा है ए। तो मैंने लिखा है इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब मैंने बोला कि सेट ए के एलिमेंट क्या है, तो मेरा ए के एलिमेंट्स है 3 एंड 5। और ये जो बाहर वाले रहते ए के बाहर वाले, इसको मैं क्या बोलता हूँ, ए डैश बोलता हूँ। ये चीज़ भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं कि कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, उस सेट को छोड़ के बाकी के जो एलिमेंट्स रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, उस सेट को छोड़ के बाकी के एलिमेंट क्या है 1 2 एंड 4 है। अब देखिए ए और ए डैश में एक भी एलिमेंट कॉमन है क्या, क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट मतलब उस सेट को छोड़ के बाकी के एलिमेंट्स। तो ऐसे कभी भी अगर कॉम्प्लीमेंट निकाले तो उनके अंदर एक भी एलिमेंट सेम मिल सकता है कि हमको कभी नहीं मिल सकता। यानी कि अगर इनका मैंने इंटरसेक्शन निकाला, अगर बोलिए मेरा ए इंटरसेक्शन ए डैश बताइए, तो यहाँ पे एक भी एलिमेंट सेम नहीं है, मतलब ये सेट जो है वो मेरा खाली रहेगा। या फिर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ 5। तो सेट एम्प्टी सेट लिखने का तरीका है ना। ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखे थे। तो वही बोले यहाँ पे ए और ए डैश अगर निकाले हमने तो उनका इंटरसेक्शन कभी भी एम्प्टी सेट होता है, मतलब उसके अंदर कुछ नहीं रहता। तो हमने यहाँ पे वही लिखे ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल्स टू मेरा क्या रहता है 5 रहता है। क्लियर है। अब अगर मैंने बोला ए इंटरसेक्शन 5, अगर मैंने बोला एक एम्प्टी सेट है, इमेजिन कीजिए उसका भी एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ। अगर इमेजिन कीजिए मेरे पास एक सेट है कुछ इस तरह से, मैंने लिखा है एक सेट जिसके अंदर मेरे एलिमेंट्स दिख रहे हैं 1 2 एंड 3, और एक और सेट है जो कि मेरा एम्प्टी सेट है, ठीक है। एम्प्टी सेट मतलब खाली रहने वाला है। अगर मैंने इनका इंटरसेक्शन निकाला तो इंटरसेक्शन क्या निकलेगा, ए इंटरसेक्शन अगर मैंने 5 बोला कि चलो इनका इंटरसेक्शन बताओ, तो कुछ भी मिलने वाला है कि मेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके अंदर क्या सेम है, कुछ भी सेम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो ये क्या मिलने वाला मेरे को, खाली सेट मिलने वाला है। खाली मतलब क्या होता है 5। तो इसका मतलब मेरा क्या होता है, ए इंटरसेक्शन जब मैं किसी भी एम्प्टी सेट के साथ करूँगा तो फिर मेरा इंटरसेक्शन निकलेगा वही एम्प्टी ही निकलने वाला है, मतलब 5 ही निकलने वाला है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे। तो इस तरह से देखिए हमारे 7 प्रॉपर्टीज गिवन है इंटरसेक्शन के ऊपर। अब इसके बाद देखते हैं हमारे यूनियन ऑफ 2 सेट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या बोले, यूनियन ऑफ 2 सेट क्या है, लेट ए एंड बी बी द 2 सेट्स देन सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इज कॉल्ड यूनियन ऑफ 2 सेट। अब इसका मतलब क्या है, तो इमेजिन कीजिए मेरे पास 2 सेट्स है। अब उन दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स है वो दोनों सेट्स के जो मिला के एलिमेंट्स है उसको हम बोलते हैं यूनियन। अब इसका मतलब क्या, तो देखिए एग्जाम्पल में देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मतलब क्या रहता है कि मेरा अगर सोचिए 2 सेट्स है, अब इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन मतलब उनके कॉमन एलिमेंट्स, और यूनियन मतलब उनके पूरे के पूरे एलिमेंट्स मिलाने के बाद जो मेरा सेट बनेगा वो मेरा क्या होता है, यूनियन होता है। उसको लिखने का तरीका क्या रहता है, इट इज रिटन एज ए यूनियन बी, इस तरह से यू का सिंबल देते हैं बीच में, एंड रीड एज ए यूनियन बी, उसको रीड करते हैं ए यूनियन बी करके। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए इसको अगर मैंने बोला कि जैसे उसको हमने देखे थे कि रूल मेथड में किस तरह से लिखते हैं, तो फिर हम लोग कैसे लिखे थे, यहाँ पे एंड लिखे थे। एंड मतलब इसमें इस एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स ऐसे एलिमेंट्स है जो ए के पास भी है और एक्स ऐसे एलिमेंट है जो बी के पास भी है, मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे बोले एक्स ऐसे एलिमेंट है जो ए के पास है और एक्स ऐसे एलिमेंट है जो बी के पास है, मतलब एक्स मेरे ऐसे एलिमेंट्स है जो या ए के पास है या तो बी के पास है, यानी ए और बी के पूरे एलिमेंट्स मिला के बनने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए हम एग्जांपल से देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला सेट ए के एलिमेंट है 2 -4 -6 8 एंड -10, और उसी तरह से बी के एलिमेंट है -4 8 -12 एंड 16। अब मैंने बोला कि ए यूनियन बी निकालिए। अब ए यूनियन बी मतलब ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स मिला के लिखेंगे हम। अब पूरे के पूरे एलिमेंट्स मिला के मतलब हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स है वो सबके सब एक सेट में डाल देंगे। मेरे पास क्या दिख रहा है 2 -4 -6 8 एंड 10, मैं पहले पूरे ए सेट के एलिमेंट डाल दूंगा।
अब डालने के बाद मैं बी के सेट भी, क्योंकि मैंने बोला था कि पूरे के पूरे एलिमेंट मिला के मतलब बी सेट भी मर्ज होने वाला है उसमें। अब बी सेट जब मर्ज करने गए तो ये 10 तक के लिख दिए हमने। लिखने के बाद अगला एलिमेंट मेरा -4। अब -4 डबल लिख सकते हैं, ऑलरेडी वो जा चुका है ना हमारा, क्योंकि हमको पता है हम सेट के अंदर कभी भी एक ही एलिमेंट को 2 बार लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं। मतलब मेरा -4 डबल हो रहा है तो मैं क्या करूँगा, -4 का डबल लिखूंगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, वो मेरा ऑलरेडी एक बार जा चुका है तो -4 हम डबल नहीं लिखेंगे। 8 भी मेरा ऑलरेडी जा चुका है, वो भी मेरा डबल है, मतलब हम लिख सकते क्या, नहीं। उसके बाद -12 गया क्या, नहीं गया तो हमने उसको लिख दिए। 16 वो भी गया क्या, नहीं गया तो हमने उसको लिख दिया। तो ये जो मेरा नया सेट बना ये मेरा है यूनियन ऑफ टू सेट्स। क्लियर है। अब इसको देखिए, अगर मैं वेन डायग्राम में बताया तो कैसे रहेगा। तो वेन डायग्राम में अगर सोचिए मेरा सेट ए है कुछ इस तरह से और सेट बी है कुछ इस तरह से। अब मैंने बोला कि मेरा यूनियन बताइए। अब यूनियन मेरा क्या रहेगा, यूनियन मतलब ये पूरा का पूरा एलिमेंट, मतलब ये 2 -6 -4 -12 -10 8 और 16, मतलब पूरा का पूरा एलिमेंट जो मिक्स होकर बनेगा, ये पूरा का पूरा मेरा क्या रहेगा, यूनियन ऑफ टू सेट। मतलब पूरा का पूरा ये बोले तो अगर मैं शेड कर दिया रहता, मार्कर है करके मैं शेड नहीं कर सकता, तो ये पूरा का पूरा जो एलिमेंट है मतलब इसका और इसका मर्ज करने के बाद जो बनेगा वो मेरा होगा ए यूनियन बी। क्लियर है। तो इस तरह का होता है मेरा यूनियन ऑफ टू सेट्स। क्लियर है। अब इसके बाद अगर मैंने इसकी प्रॉपर्टीज देखा तो इसके प्रॉपर्टीज भी है कुछ, हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज है। किस तरह से हमको पता है, अब मैं ए यूनियन बी लिखूँ या बी यूनियन ए लिखूँ, दोनों के दोनों सेट्स के एलिमेंट मिला के ही आएंगे, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं पड़ने वाला। मतलब मेरे ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या होता है, बी यूनियन ए होता है। उसके बाद ए इज सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी। अगर ए मेरा सबसेट ऑफ बी होता है तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी होता है। अब इसका एग्जांपल भी देखेंगे, हम लोग क्लियर हो जाएगा एग्जांपल के साथ। अगर सोचिए मेरा एक ए सेट है जो मेरा कुछ तो है 1 और 2, और मेरा बी सेट है जो कि है हमारा 0 1 2 और 3। क्लियर है। अब मैंने यहाँ पे देखा, देखिए मेरा ए जो सेट है वो मेरा बी का सबसेट दिख रहा है, क्योंकि ए के पूरे एलिमेंट बी के पास है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, मेरा ए इज सबसेट ऑफ बी दिख रहा है। अब चलिए इनका यूनियन निकालते हैं। यूनियन क्या निकलेगा, अगर मैंने इनका यूनियन निकाला तो मेरे पास क्या मिलने वाला है, पहले तो 1 और 2 इनके पूरे के पूरे मर्ज होने के बाद, मतलब मर्ज होने के मतलब दोनों सेट्स के एलिमेंट, पहले 1 2 दिख रहे हैं ए के अंदर तो 1 2 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या दिख रहा, सेकंड सेट के एलिमेंट 0 दिख रहा है, 0 इसमें था नहीं तो हमने लिख दिए। 1 दिख रहा है, 1 ऑलरेडी गया तो हम डबल लिखेंगे क्या, नहीं। 2 भी ऑलरेडी गया, हम डबल नहीं लिखेंगे। फिर क्या दिख रहा है, 3। अब देखिए ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स है वो हूबहू बी के साथ मैच कर रहे हैं ना, 0 1 2 3 0 1 2 3। हमको पता है सेट में एलिमेंट्स आगे पीछे हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देखिए बी सेट का एलिमेंट और ए यूनियन बी मेरा एग्जैक्टली सेम मिला। इसका मतलब मैं अगर लिखूँ यहाँ पे ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी, तो ये कहीं पर भी गलत होने वाला है क्या, नहीं होने वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सोचिए मेरा ए इज सबसेट ऑफ बी है, देन ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या होता है, बी होता है। अगर ए इज सबसेट ऑफ बी है तो ए यूनियन बी मेरा एग्जैक्टली बी जैसा होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये ए सबसेट ऑफ बी है तो फिर मेरा बी इंटरसेक्शन यूनियन करेंगे तो मेरा बी सेट बनेगा। जब हम इंटरसेक्शन देखे थे इसी चीज़ का तो हम लोगों ने क्या देखे थे, जब मैं ए इज सबसेट ऑफ बी कर रहा था तो इनका इंटरसेक्शन मेरा ये छोटा वाला सेट मिल रहा था, है ना। लेकिन जब मैंने इनका यूनियन किया वही मेरे ए इज सबसेट ऑफ बी, लेकिन यूनियन करने के बाद मेरा बड़ा वाला सेट मिल रहा है। दोनों का डिफरेंस ध्यान में रखिएगा। अक्सर मैंने इंटरसेक्शन और यूनियन में बच्चों को कंफ्यूज होते देखा है, लेकिन अगर आपको ये थोड़ा सा अच्छे से समझ जाएगा ना तो आपको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ईजी लगने वाला है। अब देखिए मेरा थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोले, ए इज सबसेट ऑफ बी ए यूनियन बी। अब इसका मतलब क्या है, ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, सॉरी ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। अब इसका मतलब देखिए जो मेरा ए रहता है वो मेरा ए यूनियन बी का सबसेट होता है, और जो मेरा बी रहता है वो भी मेरा ए यूनियन बी का सबसेट होता है। मतलब यहाँ पे देखिए मैंने इसी में एग्जांपल देख लेता हूँ। जो मेरा ए सेट दिख रहा है इसके पूरे एलिमेंट ए यूनियन बी में है, और जो मेरा बी सेट दिख रहा है इसका भी पूरा एलिमेंट ए यूनियन बी में है ना। जैसे इसके पास 2 -4 -6 8 एंड -10, 2 -4 -6 8 एंड -10, मतलब ए के पूरे एलिमेंट ए यूनियन बी के पास है, मतलब ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी लिख दिए। उसी तरह से बी के एलिमेंट -4 8 -12 16, इधर देखिए ए यूनियन बी के पास है क्या, -4 8 -12 16, पूरे के पूरे बी के एलिमेंट भी ए यूनियन बी के पास है। मतलब जो मेरा बी है वो मेरा ए यूनियन बी का क्या है, सबसेट है। तो हमने लिख दिया बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन में उल्टा गया था, हमने देखे थे ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी। देखिए यहाँ पे हमने देखे
देखे थे, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी, लेकिन यहाँ पे मेरा उल्टा हो गया, ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, अब उसके बाद है मेरा ए यूनियन ए डैश इज इक्वल्स टू यू होता है। अब इसका कंसेप्ट कैसे है, तो देखिए अगर मैंने वेन डायग्राम से इसको देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। क्या होता है, हमने जब यही चीज़ इंटरसेक्शन में देखे तो मेरा फाई निकला था कि जब मैं ए इंटरसेक्शन ए डैश देखता हूँ तो मेरा फाई बनता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अगर सोचिए ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, पता है हमको। अब इसके बाद मैंने एक एलिमेंट बनाया अंदर में ए, जिसका पास एलिमेंट दिया 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो इस तरह का मेरा बन गया। अब देखिए ये मेरा ए है और अगर ये सेट ए को छोड़ दूँ बाहर के तो फिर ये मेरा क्या है, ए डैश है, और ये पूरा का पूरा बड़ा वाला सेट मेरा क्या है, यू है। ठीक है, अब मैंने अगर बोला यहाँ पे ए के एलिमेंट्स क्या दिख रहे हैं मेरे को, तो मैं बोलूँगा 2 एंड 3। ए डैश के एलिमेंट क्या दिख रहे हैं मेरे को, यानी ए कॉम्प्लीमेंट क्या दिख रहा है मेरे को, ए को छोड़ के बाकी के क्या है 1 एंड 4। अब अगर मैंने ए यूनियन ए डैश निकाला तो क्या निकलता है, 2 एंड 3 ए के एलिमेंट एंड 1 एंड 4 बी के एलिमेंट, बोले तो ए, हाँ ए डैश के एलिमेंट 1 एंड 4। तो देखिए ये ए यूनियन ए डैश जो दिख रहा है वो मेरा यू के बराबर दिख रहा है। यू मतलब पूरे के पूरे एलिमेंट्स क्या दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, यानी मेरा यू जो है उसके अंदर एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 एंड 4। पूरे के पूरे एलिमेंट देखिए मेरे इसमें यू में आ गए ना। तो यहाँ पे देखिए हम बोलते हैं कि हम जब कोई सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करते हैं तो मेरा क्या बनता है, यूनिवर्सल सेट बनता है। याद रखिएगा ये सब चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आगे के लिए, इसी वजह से अच्छे से समझ के रखिए। तो ए यूनियन ए डैश तो क्या रहता है, मेरा यू होता है, लेकिन जब मैं इसका इंटरसेक्शन करता वही दो चीज़ का, तब मेरे पास एक भी एलिमेंट सेम मिलते क्या, नहीं मिलते, मतलब वहाँ पे मेरा एम्प्टी सेट मिलता है। ओके, अब उसके बाद है मेरा ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए। अब ऑब्वियसली अगर मैंने किसी सेट को उसी के साथ यूनियन कर दिया तो फिर मेरा वही सेट मिलने वाला, उसके अलावा और कुछ मिलेगा क्या। जैसे मैंने यहाँ पे एलिमेंट लिया 2 एंड 3, अब मैंने बोला कि इसका चलिए यूनियन निकालिए, ए यूनियन ए निकालिए, ए यूनियन ए। अब यहाँ पे ए के एलिमेंट है 2 3, अब उसका यूनियन किसके साथ करना है, ए के साथ ही करना है। उसके अंदर भी एलिमेंट क्या है 2 और 3, मतलब डबल हो गया। देखिए वही एलिमेंट्स निकलाना, मतलब ए यूनियन ए जो निकला वो मेरा एग्जैक्टली ए के बराबर निकला। तो हम लोगों ने लिखी प्रॉपर्टी में ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, मेरा ए होता है। उसी के साथ मेरा लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए। अगर मैंने ए को फाई के साथ मतलब एम्प्टी सेट के साथ यूनियन किया तो भी मेरा क्या निकलता है, पूरा का पूरा ए ही निकलता है। जैसे इमेजिन कीजिए ये मेरा ए सेट है, अब इसको मैंने फाई के साथ किया, फाई मतलब क्या रहता है, मेरा एम्प्टी सेट है। अब मैं अगर ए यूनियन फाई निकालूंगा तो मेरा क्या निकलता है, इन दोनों के एलिमेंट्स मिला के। अब ए के अंदर एलिमेंट है 2 और 3 और फाई के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब वैसे ही रहेगा। तो ए यूनियन फाई का वैल्यू मेरा क्या निकला 2 3 मीन्स कंप्लीटली मेरा क्या निकला, सेट ए मिल गया। तो यानी कि ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू मेरा क्या मिलता है, ए मिलता है, ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए। ये मेरा एक और प्रॉपर्टी। तो इस तरह से देखिए मेरे इंटरसेक्शन और यूनियन के प्रॉपर्टीज हो गया। इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ के रखिए किस तरह से आता है क्या नहीं, क्लियर है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज में डिफरेंस भी थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, समझ गया होगा आप लोगों को। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हमारा आगे के प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा आगे का टॉपिक देखते हैं, जो कि हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। अब नाम से ही पता चलता है क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। इसका मतलब एक सेट में एलिमेंट्स की क्वांटिटी कितनी है वो हमको बताना है। कैसे, अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल ले लेते, पहले डेफिनेशन देख लेते। क्या बोले, लेट ए बी ए फाइनाइट सेट। अगर ए मेरा एक फाइनाइट सेट है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए इज डिनोटेड बाय एन ऑफ ए। तो फिर उसके जो एलिमेंट्स के नंबर है, मतलब कितनी क्वांटिटी में एलिमेंट्स है उसके अंदर, उसको हम डिनोट किससे करते हैं, एन ऑफ ए से करते हैं। मतलब अगर इमेजिन कीजिए मेरे पास एक सेट ए है कुछ इस तरह से, जिसके एलिमेंट्स है 5 10 15 20 25 30, तो फिर मैं इसको लिखूंगा किस तरह से, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दिख रहे हैं यहाँ पे, अब कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, कितने एलिमेंट्स दिख रहे, 6 एलिमेंट्स दिख रहे। तो मैं इसको इस तरह से लूंगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल्स टू 6, मतलब एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू कितना लिखेंगे हम 6। इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखते हैं। अब इस चीज़ का ज़रूरत कब पड़ता है, तो इस चीज़ का ज़रूरत हम जब वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे ना इस प्रैक्टिस सेट के, तब हमको समझ में आएगा कि इसका ज़रूरत कैसे पड़ता है, किस तरह से पड़ता है। तो इसके बेस पे एक फॉर्मूला भी बनता है हमारा। फॉर्मूला किस तरह से, तो देखिए क्या बोले, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। हमारे पास क्या है, यूनियन आप लोगों ने देखे, अभी इंटरसेक्शन भी देखे। अब हमको बोले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब हमारे पास सेट्स गिवन है तो हम लोग बड़ी इजीली उसका यूनियन इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ यूनियन नंबर ऑफ इंटरसेक्शन हम बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। डायरेक्ट क्या करना रहेगा, गिनना रहेगा। लेकिन अगर आपको कंडीशन कुछ अलग तरीके से देके रहा, जो कि हम लोग प्रैक्टिस सेट में देखने वाला है वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्मेट में,
तो वहाँ पे हम लोगों को समझ में आएगा कि इसका यूज़ हमको किस तरीके से करना है। सबसे पहले उसके लिए एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला कुछ इस तरह से, अगर इमेजिन कीजिए लेट ए एंड बी बी 2 फाइनाइट सेट, ए और बी हमारे पास 2 फाइनाइट सेट है। देखिए याद रखिए, अगर मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है तो मेरा सेट की क्वांटिटी फाइनाइट होनी चाहिए। इनफाइनाइट रहा तो मैं नंबर एंडिंग नंबर बता सकता कि वहाँ पे कितने एलिमेंट्स होने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं बता सकते। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट बताने के लिए सबसे पहला कंडीशन वो तो मेरा फाइनाइट सेट होना चाहिए, याद रखिए हमेशा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कुछ किस तरह से, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। हमारे पास ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को हमको अच्छे तरीके से याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप सिर्फ इसी क्लास के लिए नहीं, आगे के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद करके रखिए इस फॉर्मूला को एकदम अच्छे से। तो हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्मूला है। अब इसको कैसे बनता है हम लोग इसका एक वेरीफाई करके देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। अगर इमेजिन कीजिए मैंने एक सेट लिया 1 2 3 4 5 एंड बी सेट लिया 4 5 6 7। अब यहाँ पे अगर मैंने ए इंटरसेक्शन बी निकालना बोला तो कैसे निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी मतलब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, क्या है कॉमन एलिमेंट 4 एंड 5, तो मेरा ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगा 4 एंड 5। उसी तरह से मेरे ए यूनियन बी मतलब इनके पूरे एलिमेंट्स मिला के क्या दिख रहा, पहले ए के पूरे एलिमेंट लिखते हैं 1 2 3 4 5 लिख दिए। उसके बाद बी के एलिमेंट लिखते वक्त हम लोग चेक करेंगे डबल तो नहीं हो रहा, 4 चला गया पहले डबल नहीं लिखेंगे, 5 भी चला गया पहले डबल नहीं लिखेंगे, 6 एंड 7 तो हमने लिख दिया 6 एंड 7 क्योंकि वो डबल नहीं हुआ। तो ए यूनियन बी मेरा किस तरह से निकल गया। अब हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक करते हैं। तो देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5, 5 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, हमने लिख दिए 5। अब बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, तो हमने लिख दिया नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल्स टू 4। अब इनके इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी 1 एंड 2 दिख रहा, तो हमने लिखे 2। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को ये देखना है कि ये फॉर्मूला मेरा बरोबर है या नहीं, किस तरह से बैठता है और कैसे वेरीफाई होता है। तो देखिए अगर मैंने लिखा कि ए यूनियन बी में मेरे कितने एलिमेंट है, तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, तो देखिए ए यूनियन बी हमने निकाले 1 2 3 4 5 6 एंड 7, कितने एलिमेंट दिख रहे हैं 7 एलिमेंट दिख रहे हैं। अब देखिए मेरा फॉर्मूले में बैठने के लिए ये इसका वैल्यू मेरे कितना मिल गया, मेरे को 7 मिला इस क्वेश्चन में, बाकी अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग मिल सकता है, इस क्वेश्चन में ए यूनियन बी का वैल्यू मेरा 7 निकला। तो यानी कि मैंने अगर इसको सॉल्व किया तो भी मेरा वैल्यू कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। अब चेक करके देखते हैं फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ए, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख दिए, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए का वैल्यू कितना है 5, एन ऑफ बी का वैल्यू कितना है 4 और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है 2, ये कि माइनस में तो माइनस में लिखे। 5 + 4 9 -2 9 - 2 7, देखिए एग्जैक्टली सेम चीज़ निकला ना। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि मेरे ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी और इनका अगर मैंने इनका वैल्यू मेरा क्या रहता है इक्वल रहता है। तो ये एक मेरा फॉर्मूला बन गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अच्छे से याद रखिए, इसका यूज़ देखिएगा बहुत ज़्यादा रहता है अभी ना से ही, लेकिन आप अगर आगे चले कभी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन किए ना तब आपको पता चलेंगे फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से अच्छे से याद रखिए। अब इसके बाद देखते हैं हमारा डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं। अब देखिए ये अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से फॉर्मूला लगेगा जो कि हम प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। तो चलिए अब डिसजॉइंट सेट देखते हैं। अब डिसजॉइंट सेट क्या बोले, इन इफ नॉट अ single element in a common between set A and B, that is these sets are completely different from each other, then the set A and B are disjoint set। अब इसका मतलब क्या है, अगर सोचिए मेरे पास दो सेट्स है और उसके अंदर एक भी एलिमेंट मेरे कॉमन नहीं है, मतलब एक भी एलिमेंट उसमें मेरे को एक जैसे नहीं दिख रहे, तो फिर मैं उन सेट को क्या बोलता हूँ डिसजॉइंट सेट बोलता हूँ, मतलब वो सेट बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा सेट ए जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4, एक सेट लिया बी जिसकी एलिमेंट है 6 9 एंड 12। अब देखिए अगर मैंने इनका वेन डायग्राम बनाया तो इसमें एक भी मेरे मिक्सअप दिख रहे, एक भी नंबर कॉमन दिख रहे, नहीं दिख रहे, मतलब ये कंप्लीटली अलग अलग दो सेट मिलने वाले हैं। मतलब ए के एलिमेंट 1 2 3 4 और बी के एलिमेंट 6 9 एंड 12, तो ये कंप्लीटली एक दूसरे से अलग है, एक भी एलिमेंट उनमें सेम नहीं है, तो फिर मैं बोलूँगा सेट ए एंड बी आर क्या है डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि उसमें एक भी एलिमेंट मेरे सेम नहीं है। क्लियर है। तो इस तरह से मेरे बेसिक्स क्लियर होते हैं, सब कंप्लीट होता है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बेसिस में हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो गाइज मुझे पता है कि हमारा बेसिक्स पोर्शन थोड़ा सा लंबा जरूर होता है, लेकिन इसमें आपका नुकसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आपका मदद ही करने वाला है। बिकॉज अगर आपको अच्छे से बेसिक्स पता है तो आपको प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा इजी लगने वाला है। अगर आप लोगों ने हर एक क्लास का बेसिक्स अगर अच्छे से याद होगा तो फिर आपको मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी हार्ड लग ही नहीं सकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे बेसिक्स। अगर आप डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट में कूदेंगे तो फिर आप इनिशियली थोड़ा बहुत कर तो लेंगे, लेकिन वो आपको याद नहीं रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, आपको समझेंगे नहीं। कुछ दिन बाद अगर खोल के देखेंगे तो आप बोलेंगे
ये कहाँ से आ गया, कैसे आया। फिर अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ ले तो भी आप कंफ्यूज होने वाले हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक्स आपके साथ है तो फिर आपको क्वेश्चन कैसा भी आए किसी भी तरीके से आपको इजीली समझ जाएगा कि करना क्या है, कंसेप्ट क्या है, हम कर क्या रहे हैं, हर एक चीज़ में आप क्लियर रहेंगे। तो इसी वजह से आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4। तो क्या बोले यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, if n of a is equals to 15, n of a union b is equals to 29 and n of a intersection b is equals to 7, then n of b is equals to कितना। देखिए बड़ा इजी है, हमने फॉर्मूला अभी याद किए थे। इसका क्या फॉर्मूला था हमारा, n of a union b is equals to n of a प्लस n of b माइनस n of a intersection b, ये हमारा फॉर्मूला था। अब देखिए n of a union b गिवन है हमारे पास कितना है 29, n ऑफ a हमारे पास कितना है तो n ऑफ a है हमारे पास 15 प्लस n ऑफ b कितना है हमको नहीं पता, उसको जैसा कि वैसा रख देते हैं। और n ऑफ a इंटरसेक्शन b हमारे पास कितना है तो हमारे पास n ऑफ a इंटरसेक्शन b है 7। अब इसको सॉल्व कर दीजिए क्या हो जाएगा, तो हम लोग देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 15 माइनस 7 कितना होता है 8 होता है, तो हम लोग देखेंगे 29 माइनस इज इक्वल्स टू 15 माइनस 7 8 प्लस n ऑफ b प्लस 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -8 होने वाला है, तो हम लोग लिखेंगे 29 माइनस 8 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n ऑफ b। अब देखिए 29 माइनस 8 कितना होता है हमारा, 29 माइनस 8 होता है हमारा 21, तो फिर हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे देयरफॉर n ऑफ b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 21। तो इस तरह से देखिए हमारा n ऑफ b निकल गया, कितना ईजी था। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। तो चलिए इसके बाद हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सेकंड नंबर क्वेश्चन हमको पता चलेगा कि ये फॉर्मूले का मेन यूज़ क्या है और कहाँ पे आता है। तो देखिए हमको पता है कि मैथ्स बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा डेली लाइफ में किस तरह से यूज़ होता है। तो चाहे वर्ड प्रॉब्लम हमको देख के ये पता चलता है कि डेली लाइफ में किस तरह से हमारा मैथ्स का यूज़ होता है। लेकिन बच्चे वर्ड प्रॉब्लम को देख के अक्सर डरने के पीछे रीज़न ये है कि उनको बेसिक्स नहीं पता रहता, तो क्वेश्चन पढ़ के मीनिंग नहीं समझता। तो सबसे पहला काम ये है कि क्वेश्चन पढ़ के मीनिंग समझिए, तो देखिए आपका क्वेश्चन कितने ईजिली सॉल्व होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोले, इन ए हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स। एक हॉस्टल है जहाँ पे कितने स्टूडेंट्स है, टोटल 125 स्टूडेंट्स है। आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक्स टी एंड 60 ड्रिंक्स कॉफ़ी, जिनमें 80 बच्चे ऐसे हैं जो चाय पी रहे और 60 बच्चे ऐसे हैं जो कॉफ़ी पी रहे। एंड 20 स्टूडेंट्स ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी, और वो 80 और 60 में कुछ बच्चे 20 बच्चे ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पी रहे हैं। अब क्या बोले, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। तो ऐसे स्टूडेंट्स बताइए हमको जो ना तो चाय पी रहे और ना तो कॉफ़ी पी रहे। अब देखिए ये चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल के टाइप से बताऊंगा। इसे इमेजिन कीजिए कि हमारे पास क्लास में 10 बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब ये 10 बच्चों में इमेजिन कीजिए मेरे 5 बच्चे ऐसे हैं जो मेरे क्या पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, मतलब टी पी रहे हैं। क्लियर है। और यहाँ पे 4 बच्चे ऐसे हैं जो क्या पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। ठीक है। अब मैं बता रहा पूछा कि चलो, और एक बच्चा ऐसा है जो चाय और कॉफ़ी दोनों पी रहा है, मतलब चाय में भी आ गया वो कॉफ़ी में भी आ गया। तो चलिए मेरे को बताइए कि ऐसे बच्चे कितने हैं जो ना तो चाय पी रहे और ना तो कॉफ़ी पी रहे। तो मैंने बोला टोटल स्टूडेंट मेरे 10 है। अब मैंने बोला ऐसे बच्चे कितने हैं जो ना चाय पी रहे और ना कॉफ़ी पी रहे, मतलब इन बच्चों के बारे में पूछ रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली, मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स 10 है। 10 में से चाय और कॉफ़ी पीने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, या तो चाय और कॉफ़ी पीने वाले स्टूडेंट्स हमारे पास कितने 8 है। इनको माइनस करेंगे तो डायरेक्टली मेरा क्या निकल आएगा 2। यही मेरे स्टूडेंट्स है जो ना तो चाय पी रहे और ना तो कॉफ़ी पी रहे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किए, तो सबसे पहले मेरा टी और कॉफ़ी का यूनियन निकाल लिए। तो फिर हमारा कहाँ से कहाँ तक मिल जाएगा, तो यूनियन निकालेंगे तो हमारा यहाँ से यहाँ तक मिलने वाला है। ये मेरा क्या रहेगा यूनियन, यानी फिर टी यूनियन सी, ये मेरा रहेगा चाय और कॉफ़ी का यूनियन। अब ये मेरे टोटल में से, टोटल मेरा क्या यूनियन है बोले तो यूनिवर्सल सेट है। अब यू में से हम अगर इसको माइनस कर दूंगा तो फिर मेरा क्या बचेगा, रिमेनिंग स्टूडेंट्स जो ना तो चाय पीते ना तो कॉफ़ी पीते। तो यही कंसेप्ट का यूज़ हमको यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्या बोले, वही चीज़ है लेकिन बड़े एक्सपेक्ट पे देखिए। हमारे पास क्या बोले, टोटल स्टूडेंट्स कितने 125 स्टूडेंट्स हैं। जैसे यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स है वैसे यहाँ पे 125 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें क्या बोले 80 स्टूडेंट्स टी पी रहे, तो हमने ले लिया उसके लिए टी ले लिए। टी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक टी, एन ऑफ टी इज इक्वल्स टू कितना 80, मतलब 80 बच्चे ऐसे जो चाय पी रहे। सी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक कॉफ़ी, मतलब 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे क्या पी रहे, कॉफ़ी पी रहे हैं। तो हमने एन ऑफ सी कितने ले लिए 60। 20 स्टूडेंट्स ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफ़ी, मतलब 20 स्टूडेंट ऐसे जो चाय
और कॉफ़ी दोनों के दोनों पी रहे, मतलब मेरा क्या हो जाएगा उनका इंटरसेक्शन, मतलब ये मेरा जो है यहाँ से यहाँ तक, तो ये मेरा क्या है इंटरसेक्शन है ना, ये इतना और इतना, तो ये इंटरसेक्शन मेरा कितना निकला 20 निकला, मतलब एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी मेरा 20 हो गया। तो हमको इसके मदद से ये बताना है कि कितने बच्चे चाय और कॉफ़ी दोनों नहीं पीते। तो उसको निकालने के लिए अब ये मेरा कम एक्सपेक्ट पे था करके देखते ही पता चला, लेकिन जब ज़्यादा एक्सपेक्ट पे रहेगा तब मेरे को ये टोटल स्टूडेंट्स हमको निकालना पड़ेगा, जो कि मेरा क्या है यूनियन है। तो यूनियन मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक टी और कॉफ़ी, मतलब क्या रहेगा उनका यूनियन, टी और कॉफ़ी का यूनियन। तो इसको देखिए अगर मैंने थोड़ा सा वेन डायग्राम में बनाया तो कैसा बनता है, तो देखिए टी बोले तो ऐसे स्टूडेंट जो चाय पी रहे, सी बोले तो ऐसे स्टूडेंट जो कॉफ़ी पी रहे, टी इंटरसेक्शन सी मतलब उन दोनों के बीच में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पी रहे, जो कि हमारे कितने 20 है। तो हमको ये बताइए कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो मेरे ना तो चाय पी रहे ना तो कॉफ़ी पी रहे। मतलब मेरे को क्या पूछे है, ये जो बाहर वाला इतना हिस्सा है, ये चाय वाला हिस्सा, कॉफ़ी वाला हिस्सा, दोनों वाला हिस्सा, मतलब ये यूनियन। तो इसमें ऐसे स्टूडेंट्स कितने जो ना चाय पे हैं ना कॉफ़ी पे रहे, मतलब यूनिवर्सल सेट में इनको हटाने के बाद क्या बचेगा वो हमको निकालने बोले। अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम लोग यूनियन फाइंड करते हैं। यूनियन का फॉर्मूला हमको पता है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो इस फॉर्मूले का यूज़ कर देते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, हमारा फॉर्मूला पुटअप कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, तो हमारा फॉर्मूला है टी यूनियन सी, एन ऑफ टी यूनियन सी, एन ऑफ टी यूनियन सी इज इक्वल्स टू कितना रहेगा, एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। अब देखिए हमारा ए और बी था, लेकिन यहाँ पे मेरा सेट है टी और सी, इसी वजह से मैंने टी और सी लिखा। क्लियर है। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एन ऑफ टी का वैल्यू हमारे पास कितना है, एन ऑफ टी का वैल्यू कितना है 80, तो हम लोग यहाँ पे 80 पुट कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे एन ऑफ टी मीन्स 80 प्लस एन ऑफ सी मेरा कितना है, एन ऑफ सी 60 माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी मेरा कितना है, ऐसे स्टूडेंट जो चाय और कॉफ़ी दोनों पी रहे हैं मतलब 20। इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 80 प्लस 60 माइनस 20 कितना होने वाला है हमारा, तो 80 प्लस 60 मेरा होता है 140 माइनस 20, और इसको माइनस करेंगे तो कितना निकलता है 20। इसका मतलब एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी मेरा कितना निकला है, टी यूनियन सी, टी यूनियन सी मेरा कितना निकला 20 निकला। मतलब यहाँ पे जैसे मेरे 8 स्टूडेंट्स चाय और कॉफ़ी पी रहे हैं, तो वैसे ही यहाँ पे मेरे 20 स्टूडेंट हैं जो चाय और कॉफ़ी पी रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी और कॉफ़ी इज इक्वल्स टू कितना है 20। लेकिन मेरे को वो चाहिए क्या, मेरे को ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो ना तो चाय पी रहे ना तो कॉफ़ी पी रहे, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी, हम लोग लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not drink tea or coffee, टी और कॉफ़ी क्या रहेगा हमारा, तो हम लोग क्या करेंगे टोटल में से यूनियन को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग वाला बचेगा। तो यहाँ पे टोटल मेरा कितना है यूनिवर्सल सेट जो कि मेरा क्या है 125, उसमें से हम लोग हमारा यूनियन कितना निकला, मतलब इतना बोले तो यूनियन कितना है 120 है, सॉरी इधर मैंने सिर्फ 20 लिखा, 120 को माइनस कर देंगे तो फिर मेरा क्या निकल जाएगा उनका ऐसे स्टूडेंट्स निकल जाएंगे तो जो ना चाय पी रहे और ना कॉफ़ी पी रहे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, मेरा फॉर्मूले के हिसाब से इसको मिटा देता हूँ मैं, क्या हो जाएगा मेरा फॉर्मूले के हिसाब से, तो हम लोग लिखेंगे फॉर्मूले के हिसाब से टी यूनिवर्सल सेट एन ऑफ यू, एन ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ टी यूनियन सी, इसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब माइनस करेंगे तो क्या आने वाला है, तो फिर हम लोग लिख देंगे एन ऑफ यू मेरा कितना था 125 स्टूडेंट्स थे टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 125, चाय और कॉफ़ी पीने वाले स्टूडेंट्स कितने 120, इसको माइनस कर तो बचता कितना है मेरा 5 बचता है, यानी मेरे पास 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे ना तो चाय पी रहे और ना तो कॉफ़ी पी रहे। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर देयर आर 5 students who do not drink टी और कॉफ़ी। क्लियर है, कितना इजी क्वेश्चन था। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो चलिए गाइस अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। क्या बोले यहाँ पे हम लोग को, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, यानी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ जहाँ पे 50 स्टूडेंट्स इंग्लिश में पास हुए, 60 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, 60 स्टूडेंट्स मैथ्स में पास हुए, 40 स्टूडेंट पास इन बोथ दी सब्जेक्ट, और 40 बच्चे ऐसे थे जो दोनों के दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। नन ऑफ देम फेल इन बोथ दी सब्जेक्ट, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुआ हो। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो फिर बताइए ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए हो। अब कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए मतलब क्या निकालना है, तो यहाँ पे हमको उनका यूनियन निकालना पड़ेगा। देखिए क्या बोले, सबसे पहले हम लोग इंग्लिश में पास हुए वाले स्टूडेंट्स को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। ई विद द सेट ऑफ स्टूडेंट हु पास इन इंग्लिश, ई मेरा ऐसा सेट है जो इंग्लिश में पास हुए। तो हम लोगों ने लिखे एन ऑफ ई इक्वल्स टू कितने स्टूडेंट्स थे, 50 स्टूडेंट्स इंग्लिश में पास हुए हैं, तो एन ऑफ ई इक्वल्स टू 50। एम बोला तो ऐसे स्टूडेंट्स जो मैथ्स में पास हुए, तो एम बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु पास इन मैथमेटिक्स, एन ऑफ एम कितने 60 स्टूडेंट्स थे तो लिख दिए। 40 स्टूडेंट पास इन बोथ दिस सब्जेक्ट, मतलब 40 बच्चे ऐसे थे जो दोनों के दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। अब दोनों के दोनों सब्जेक्ट में पास हुए मतलब उनका कॉमन रहेगा, कॉमन मतलब क्या रहेगा, उन दोनों का इंटरसेक्शन। तो हम लोगों ने लिखी इंग्लिश और मैथ्स के इंटरसेक्शन कितने हैं, 40 बच्चे ऐसे जो दोनों में पास हुए हैं। अब हमको निकालने क्या बोले, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास एटलीस्ट वन ऑफ दिस सब्जेक्ट, मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट। अब कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट मतलब हमको क्या निकालना है, इन दोनों सेट का यूनियन निकालना है। तो हम लोगों ने लिख दिए नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास एटलीस्ट इन वन ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड ऑफ ई यूनियन एम, ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखिए हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला ही है, यूनियन इज इक्वल्स टू सेट ए प्लस सेट बी माइनस इंटरसेक्शन उनका। डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट हो जाएगा तो फिर हम लोग लिख देंगे हमारा फॉर्मूला क्या है, तो हम लोग लिखेंगे फॉर्मूले के हिसाब से एन ऑफ ई यूनियन बी एम इज इक्वल्स टू एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एम माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एन ऑफ ई का वैल्यू हमारे पास कितना निकला, तो एन ऑफ ई का वैल्यू हमारे पास निकला है 50 प्लस एन ऑफ एम का वैल्यू कितना है 60 माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम का वैल्यू कितना है 40। अब इसको सॉल्व करते, 50 प्लस 60 110 माइनस 40, 110 माइनस 40 कितना हो जाएगा 70 होने वाला है। तो इसका मतलब एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम कितना निकला, ई यूनियन एम कितना निकला 70 स्टूडेंट्स। तो फिर हम लोग लिखेंगे देयर आर 70 स्टूडेंट हु पास इन बोथ, क्या लिखेंगे, देयरफॉर देयर आर 70 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स निकले हमारे 70 स्टूडेंट्स निकले। क्या बोले, हु पास एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, काम खत्म। देखिए कितने इजी क्वेश्चन था। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बोले यहाँ पे हम लोग को, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स, एक सर्वे किए कितने स्टूडेंट्स के ऊपर, 220 स्टूडेंट्स के ऊपर किए, कौन से क्लास के, क्लास 9 के। अब वहाँ पे आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग, और वहाँ पे 130 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी हॉबी क्या बताया, रॉक क्लाइंबिंग करना, ठीक है। और 180 स्टूडेंट इन्फॉर्म देयर हॉबी एज स्काई वॉचिंग, मतलब यहाँ पे 180 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी हॉबी क्या थी, स्काई वॉचिंग, मतलब आसमान देखना उनकी हॉबी थी। अब यहाँ पे 110 स्टूडेंट्स हु फॉलो बोथ दी हॉबी, अब उनके अंदर 110 बच्चे ऐसे थे जिनकी ये दोनों के दोनों हॉबीज थी। अब ये बताइए दे हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव एनी ऑफ दिस टू हॉबी, तो हमको बताइए ऐसे स्टूडेंट्स कितने थे जिनके दोनों में से एक भी हॉबी नहीं थे। हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो दी हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग हॉबी है। और हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली, और ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ स्काई वॉचिंग हॉबी है। अब कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहले तो हम लोग इसका सेट की तरह कन्फर्म ये डिनोट कर देते। क्या किया हमने, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने थे, तो वो मेरे यूनिवर्सल सेट, तो हमने लिख दिया लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल सर्वेड स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 9 एंड ऑफ यू इज इक्वल्स टू 200, तो मेरा यूनिवर्सल 220, तो मेरा यूनिवर्सल सेट कितना निकला 220, जो कि एन ऑफ यू है। उसी के साथ साथ मेरा पहला हॉबी क्या था, रॉक क्लाइंबिंग, तो रॉक क्लाइंबिंग को मैंने सेट ए दे दिया, लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु लाइक रॉक क्लाइंबिंग, एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 130। उसी तरह से स्टार वॉचिंग, एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया
180, और ऐसे स्टूडेंट्स थे जो दोनों के दोनों हॉबी रखते थे, मतलब 110 स्टूडेंट्स ऐसे थे। लिखा है 110 स्टूडेंट हु फॉलो बोथ दी हॉबीज, तो 110 स्टूडेंट्स मतलब उनका इंटरसेक्शन होगा, यानी दोनों के दोनों हॉबी, हमारा रॉक क्लाइंबिंग और स्टार वॉचिंग दोनों हॉबी रखने वाले, मतलब सेम एलिमेंट दोनों सेट के, तो वो क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरा कितना हो जाएगा 110। अब इसके ऊपर से हमको ये निकालना है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको दोनों में से एक भी हॉबी नहीं थी। अब देखिए मैंने एक थोड़ा सा डायग्राम तरह से बनाया है यहाँ पे, क्या बोले, इमेजिन कीजिए ये पूरे के पूरे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको क्या है पूरे के पूरे स्टूडेंट्स जिनको मैंने हॉबी चेक किया, मतलब ये मेरे टोटल स्टूडेंट्स हैं, यहाँ से यहाँ तक मेरे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 220 स्टूडेंट्स है मेरे पास, ठीक है। अब 220 स्टूडेंट्स में रॉक क्लाइंबिंग हॉबी कितने बच्चे रखते, 130, मतलब यहाँ से यहाँ तक मेरे इतने स्टूडेंट्स है 130 स्टूडेंट्स है, ठीक है, जो कि जिनका हॉबी कितना है रॉक क्लाइंबिंग, और यहाँ से यहाँ तक कितने स्टूडेंट्स है जिनका हॉबी मेरा कितना है, उनका हॉबी है मेरा स्टार वॉचिंग, मतलब कितने स्टूडेंट्स है ऐसे 180 स्टूडेंट्स ऐसे जिनका हॉबी क्या है स्टार वॉचिंग है। क्लियर है। अब मेरे को ये बताइए वहाँ पे दोनों ऐसे स्टूडेंट्स 110 है जिनको दोनों के दोनों हॉबीज है। अब दोनों के दोनों हॉबीज मतलब जो दोनों में आते हैं, मतलब जितने स्टूडेंट्स देखो रॉक क्लाइंबिंग में भी आ रहे हैं और स्टार वॉचिंग में भी आ रहे हैं, मतलब ये जो मेरा सेट है ये मेरा क्या रहेगा, दोनों के दोनों रहने वाला, मतलब इतना, ये मेरा क्या है दोनों के दोनों सेट वाले, मतलब ये कितना मेरा 110 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों के दोनों हॉबी रखते हैं। तो हमको ये बताइए कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में से एक भी हॉबी नहीं रखते, मतलब इसका निकालना है हमको। अब ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमारे पास सेट ए देके है, सेट बी देके, उनका इंटरसेक्शन देके, अब उसका यूनियन हम बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। यूनियन बोलते हैं पूरा का पूरा हो जाएगा। अब अगर मैंने यूनिवर्सल सेट मतलब टोटल स्टूडेंट में से मैंने यूनियन को अगर माइनस कर दिया तो मेरे रिमेनिंग स्टूडेंट्स निकल आते ना, तो वो मेथड का हम यूज़ करेंगे। सेम टू सेम हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हमने यही मेथड किए थे, देखिए वो टी एंड कॉफ़ी वाला, तो सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है ये स्टार्टिंग में। तो देखिए हम लोग डायरेक्टली पहले क्या निकालेंगे, उनका यूनियन निकालेंगे। तो यूनियन निकालेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी। अगर हमको निकालना है तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और फॉर्मूले में पुटअप कर दीजिए, एन ऑफ ए मेरा कितना निकला 130, तो मैं यहाँ पे 130 लिखूँगा। एन ऑफ बी मेरा कितना निकला 180 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना निकला 110, ये 180 है माइनस 110। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए अगर मैंने 130 में से 110 माइनस किया तो बचता कितना है, तो 130 में से 110 माइनस किया तो मेरा 20 बचता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 20 प्लस 180। आप कैसे भी कर सकते हैं, आप इन दोनों को भी पहले माइनस कर सकते हैं, मैंने इन दोनों को पहले माइनस कर दिया। अब 20 प्लस 180 कितना होता है मेरा 200 होता है। तो इसका मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका दोनों हॉबी ये रॉक क्लाइंबिंग और स्टार वॉचिंग था, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये मेरा कितना निकला, मेरा 200 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका रॉक क्लाइंबिंग और स्टार वॉचिंग हॉबी था। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए मेरा एन ऑफ ए यूनियन बी कितना निकल गया 200। तो हमारा ये एन ऑफ ए यूनियन बी हो गया, एन ऑफ ए यूनियन बी। लेकिन हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको चाहिए क्या, ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जिनका दोनों में से एक भी हॉबी नहीं है। अब ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट हैव बोथ द हॉबी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर को मैं शॉर्ट में लिख रहा इस तरह से, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट हैव एनी ऑफ दिस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव any of these two hobby, any of these two hobbies। कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखिए हमको ये चीज़ अगर निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टोटल मतलब यूनिवर्सल सेट में से इन दोनों का यूनियन को माइनस करना पड़ेगा। मतलब टोटल में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं तो मेरा ये निकल जाता है, यानी यूनिवर्सल सेट में से मैं अगर यूनियन माइनस कर दूं तो फिर मेरा ये निकलेगा कि जिनको दोनों में से एक भी हॉबी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, मेरा फॉर्मूला क्या रहेगा, यूनिवर्सल सेट मेरा क्या है एन ऑफ यू, उसमें से हमको क्या माइनस करना है, एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस करना है, माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, तो एन ऑफ यू मेरा कितना था, तो एन ऑफ यू था मेरा 220,
220 माइनस एन ऑफ ए यूनियन भी कितना निकला हमारा 200 निकला। देयरफॉर मेरा वैल्यू कितना निकला 20। अगर मैंने 220 में से 200 माइनस कर दिया तो कितना निकलता है 20 निकलता। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं जिनके दोनों में से एक भी हॉबी नहीं है, 20 स्टूडेंट्स है। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये नंबर है, मैं इसको शॉर्ट में इस तरह से लिखा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव एनी ऑफ दिस टू हॉबी, क्या है मेरा या फिर 20 स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव, देयर आर 20 स्टूडेंट्स, इस तरह से लिखते, देयर आर 20 स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव एनी ऑफ दिस टू हॉबीज। खत्म। तो इस तरह से देखिए मेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन था सबसे पहले बताए देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव एनी ऑफ दिस टू हॉबी, मतलब ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली, सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग वाले हॉबी कितने स्टूडेंट्स रखते हैं। अब सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग देखिए हम लोग बोलेंगे, फिर कुछ बच्चे ऐसा पूछते हैं कि रॉक क्लाइंबिंग हॉबी वाले तो आपको पता है 130 है, तो सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग मतलब वही तो हो गया। देखिए वो ही नहीं है, अलग है। ये 130 स्टूडेंट्स ऐसे जिनका रॉक क्लाइंबिंग हॉबी है, और उसके अंदर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका दोनों हॉबी है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल स्टूडेंट में 100, यहाँ पे बोले इतने रॉक क्लाइंबिंग और इतने स्टार वॉचिंग, और उनके बीच में कुछ इंटरसेक्शन ऐसे है जिनका दोनों के दोनों हॉबीज है। तो हमको वो दोनों के दोनों हॉबीज वाले चाहिए क्या, मेरे को बस उतने ही स्टूडेंट चाहिए जिनका सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग है। अब सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग अगर निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये पूरे सेट में से इतना माइनस कर देना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे उतना माइनस कर देंगे, तो फिर कैसे लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who follow the hobby of rock climbing only, who follow the hobby of rock climbing only। कैसे निकालेंगे हम लोग क्या कर देंगे, हमारे पास ये जो सेट है, सेट ए एन ऑफ ए, तो उसमें से हमारा इंटरसेक्शन को माइनस करना पड़ेगा ना। देखिए ये मेरा पूरे का पूरा रॉक क्लाइंबिंग, उसमें से मैं अगर इंटरसेक्शन को हटा दो तो ये इतने बच्चे मिलते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग हॉबी है। इतना स्टूडेंट्स ऐसे हैं यहाँ पे जिनका क्या है, सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग हॉबी। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पूरे रॉक क्लाइंबिंग में से इंटरसेक्शन को माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या है हमारा, एन ऑफ ए में से मैं क्या करूँगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा। अब एन ऑफ ए मेरा कितना था, एन ऑफ ए मेरा था 130, उसमें से उनका इंटरसेक्शन माइनस होना मतलब क्या हो जाएगा, 130 में से मेरा 110 माइनस होना, 110 माइनस होना मतलब कितना हो जाएगा 20। मतलब 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका हॉबी क्या है, सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग। देयरफॉर देयर आर 20 स्टूडेंट्स who follow the hobby of रॉक क्लाइंबिंग ओनली। तो इस तरह से देखिए मेरा दूसरा क्वेश्चन भी हो जाता है। अब उसके बाद मेरा थर्ड क्वेश्चन देखिए, मेरा सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन बोले हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली। जैसे हमने रॉक क्लाइंबिंग निकाले सेम टू सेम उसी तरह से हमको स्काई वॉचिंग भी निकालना है। तो स्काई वॉचिंग, स्टार वॉचिंग, अब यहाँ पे भी सेम वही काम करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे क्या है हमारा, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फॉलो द हॉबी ऑफ स्टार वॉचिंग ओनली। क्या रहेगा मेरा फॉर्मूला, इस बार मेरा सेट बी में से इंटरसेक्शन माइनस होगा, मतलब एन ऑफ बी में से मेरा क्या माइनस होने वाला है, एन ऑफ क्या माइनस होगा, ए इंटरसेक्शन बी।
यानी ये पूरे सेट में से इनका इंटरसेक्शन माइनस करेंगे तब सिर्फ स्टार वॉचिंग वाले मिलेंगे। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे एन ऑफ बी मेरे पास कितना था, तो एन ऑफ बी था हमारे पास 180, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 180। उसमें से क्या माइनस होगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे तो क्या मिलने वाला है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरा कितना था 110, माइनस कर देंगे तो कितना बचा 70। इसका मतलब कितने स्टूडेंट्स हमारे पास, ऐसे 70 स्टूडेंट्स है, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर देयर आर 70 स्टूडेंट्स who follow the hobby of स्टार वॉचिंग ओनली। तो इस तरह से देखिए मेरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। कितना इजी क्वेश्चन था, तो बड़े इजीली देखिए सॉल्व हो गया। हमको जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था यहाँ तक के बिल्कुल सेम वैसा था, और उसके बाद बस हमको थोड़ा सा और ज़्यादा आगे निकालना पड़ा। तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस, अभी हम लोग हमारा 5th एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। क्या बोले यहाँ पे हम लोग को, ऑब्जर्व द गिवन वेन डायग्राम, राइट द फॉलोइंग सेट्स। हमको यहाँ पे इस वेन डायग्राम को ऑब्जर्व करना है और हमारे सेट्स के एलिमेंट्स लिखने हैं। अब देखिए कितने इजीली होता है। यहाँ पे हमारे पास वेन डायग्राम गिवन है, देखिए थोड़ा सा मेरे हाथ से बनाया करके थोड़ा सा अलग दिख सकता है, लेकिन अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या बोले, हमारा सबसे पहले बोले सेट ए क्या है। अब सेट ए क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए ए के एलिमेंट्स क्या दिख रहे हैं हम लोगों को, तो ए के अंदर एलिमेंट्स क्या है, एक्स वाई जेड एम एन। सेट ए के अंदर के एलिमेंट चाहिए हमको, बाकी के नहीं। तो क्या है हमारे पास, एक्स दिख रहा है, वाई दिख रहा है, जेड दिख रहा है, एम दिख रहा है और एन दिख रहा है। ये मेरा क्या हो गया, सेट ए के एलिमेंट्स। उसी तरह से बी के एलिमेंट क्या दिख रहे हैं, तो बी के अंदर के एलिमेंट दिख रहे हैं पी क्यू आर एम और एन। सेट बी के अंदर चाहिए, तो सेट बी के अंदर के एलिमेंट क्या हो जाएंगे मेरे, हो जाएंगे पी क्यू आर एम एंड एन। क्लियर है। अब उसी तरह से अगला बोले ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी मतलब ए और बी को मिला के जितने भी एलिमेंट्स है वो पूरे चाहिए हमको, क्योंकि ए यूनियन बी बोले। अब ए और बी को मिलाने के बाद क्या है, एक्स वाई जेड एम एन और पी क्यू आर है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हमारे पास एलिमेंट्स क्या क्या मिल रहे हैं। तो हमारे पास मिल रहे हैं ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर और एम एन, यही मिल रहा। एक्स वाई जेड पी क्यू आर और एम एन ये दोनों में सेम है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा ए यूनियन बी मिल गया। अगला क्या है, यू चाहिए। यू बोले तो मेरा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल एलिमेंट्स, मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हो सबके सब मेरा यूनिवर्सल सेट के अंदर रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या है हमारे पास एलिमेंट, हमारे पास पूरे के पूरे एलिमेंट आ जाएंगे। पूरे के पूरे एलिमेंट मतलब एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस टी ये पूरे। तो हम लोग लिख देंगे एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू एंड आर, और उसके बाद भी है एस और टी। भले ही वो सेट के अंदर नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट के अंदर आता है, तो फिर हम लोग उसको लिख देंगे। तो ये मेरा यू के एलिमेंट्स हो गए। क्लियर है। अब उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, सेट ए को छोड़ के उसके बाहर के जितने एलिमेंट्स है वो, मतलब सेट ए के अंदर एम एन भी आता है, तो इसको छोड़ के बाहर के जितने भी एलिमेंट्स है वो मेरा क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो उसके बाहर के एलिमेंट्स हमको क्या क्या दिख रहे हैं, तो एक्स वाई जेड एम एन को छोड़ के क्या मिल रहा है हमको, पी क्यू आर एस और टी मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ए का कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या है, पी क्यू आर एस एंड टी, यही चाप दे। तो ये हो गया मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से बी का कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है। अब बी का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, तो सेट बी को छोड़ के हमारे बचे हुए जितने भी वो सब मेरा क्या रहेगा, बी का कॉम्प्लीमेंट रहेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सेट बी के एलिमेंट को छोड़ देंगे, क्या मिल रहा है, एक्स वाई जेड एस और टी मिल रहा है। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इसके एलिमेंट क्या है, एक्स वाई जेड और एस और टी। क्लियर है। ये मेरा क्या हो जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट। अब उसके बाद बोले ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी मतलब क्या होता है, तो ए यूनियन बी मतलब ए और बी को मिलाने के बाद जितना बनता वो मेरा क्या रहेगा, ए यूनियन बी। अब मेरे को ए यूनियन बी का क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी को छोड़ के जो भी रहता वो सब। अब ए यूनियन बी को छोड़ के हमको क्या दिख रहा है, सिर्फ एस और टी दिख रहा है। हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिर्फ और सिर्फ मेरा एस और टी। तो हम लोग लिखेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट रहेगा हमारा एलिमेंट एस एंड टी। क्लियर है। तो इस तरह से देखिए मेरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। कितना इजी क्वेश्चन था। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो गाइस इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।